हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग सन 2022 में नोएडा से शुरू हुई थी। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि उन बच्चों को हेल्प करती है जो बच्चे अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद की सर्विस या खुद का कोई सॉल्यूशन मार्केट में लॉन्च करने वाले होते हैं। और वो बच्चे एटलीस्ट जॉब नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में उनका जो पैशन होता है, जो उनकी नीड्स होती है, जो उनकी डिज़ायर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की हमने स्थापना की थी, जो वर्ष 2022 में हुई थी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 23, क्योंकि ये एक प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन है जिसके बेसिस पे आप जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करोगे, जब भी कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करोगे, तो ये प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगी और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपको जागरूक करेगी। बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 23 का पार्ट 1। इसमें आप क्या सीखने वाले हो? इसमें आप सीखने वाले हो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करने वाले होते हो, जब आप अपनी अजप्शंस के आधार पे कोई प्रोडक्ट मार्केट में देने वाले होते हो, तो वो किस तरीके से लॉन्च होना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या पैरामीटर्स होते हैं एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करते हो, तो किन आधार पे आपको इसको लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना। मैं तुम्हें एक मोटा मोटा समझा देता हूं कि मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता क्या है। मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता है कि अभी आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है और स्टार्टअप आपने किस बेस पे शुरू किया था? अपनी कुछ अजप्शंस के बेस पे। अब वो अजप्शंस कुछ भी हो सकती है, जैसे वो हो सकता है एजुकेशन के फील्ड में आपकी अजप्शंस हो कि भाई मैं बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहता हूँ, या वो हो सकती है आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण करने वाले हो, यानी कि जो यूनिट्स प्रोडक्ट को बनाती है। या आपका हो सकता है आपका प्रॉपर्टी को लेके कोई अजप्शंस हो सकती है, आप उस लाइन में स्टार्टअप करना चाहते हो। या आपकी टेक्नोलॉजी को लेके अजप्शंस हो सकती है कि मैं ये टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स को या अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो जिन अजप्शंस के बेस पे आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके मन में कोई ऐसा आइडिया आया, कोई ऐसी अजप्शंस आई जिसके आधार पे आपने अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान किया। ठीक है, अब अजप्शन को, जो भी अजप्शंस आपकी है, जिस आधार पे आप अपने व्यापार को शुरू करने वाले हो, जिस आधार पे आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने वाले हो, आपको क्या करना, आपको अपनी अजप्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके में, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रोडक्ट के अंदर डालना है। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो सर्विस क्या होगी, वो सॉल्यूशंस क्या होगा, ये आपको इसमें प्रॉपर समझाया जाएगा अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट क्यों वैल्यूबल होता है और क्यों इसको लॉन्च करना वैल्यूबल होता है आपके लिए। ठीक है, अजप्शंस आपको क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि मुझको ये काम करना है, इस मार्केट सेगमेंट में करना है, ये मेरी आइडल मार्केट है, ये मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको पहले से है। अब आप क्या करने वाले हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अजप्शंस के आधार पे जो भी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया, जो भी सर्विसेज आपने डिज़ाइन की, उसको मार्केट में लॉन्च करने वाले हो। ठीक है, अब कस्टमर्स को जो भी आप देने वाले हो, थोड़ा सा उसके बारे में इसमें डिटेल्स में समझाया जाएगा। मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या होता है? मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट का मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में दो।
मिनिमम कॉस्ट यानी कि बहुत कम से कम खर्चे में आप इस प्रोडक्ट को बनाओ और मार्केट में लॉन्च करो। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी और समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जिन बच्चों को ऑलरेडी क्लैरिटी है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस एग्जांपल से आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आपने अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब हमने मंगलयान लॉन्च किया था, मंगलयान जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसरो का जो प्रोजेक्ट था, उसको सफलतापूर्वक स्पेस में स्थापित किया था, इसरो ने स्थापित किया था। तो चर्चाएं क्या हुई थी? चर्चाएं ये हुई थी कि जिस बजट में, जितनी कम वैल्यू में, जितने कम पैसे में इसरो ने मंगलयान को अंतरिक्ष में सक्सेसफुल लैंडिंग कराया था, सक्सेसफुल उस प्रोजेक्ट को सफल किया था, उतने पैसे में तो एक बॉलीवुड की अच्छी मूवी भी नहीं बनती। एटलीस्ट वो जो कॉस्ट थी ना, वो 450 करोड़ के आसपास थी। इससे ज़्यादा तो मूवीज़ में पैसा लग जाता है, हॉलीवुड बॉलीवुड्स जो मूवीज़ होती है ना, उनमें पैसा लग जाता है। इतनी कम कॉस्ट में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कोई कैसे ले सकता है? ठीक है, ये चर्चाएं आपने ऑलरेडी न्यूज़ में देखी होगी। तो उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल। मिनिमम वायबल मतलब बहुत कम कॉस्ट में और ऐसा प्रोडक्ट जो वायबल हो, जो मार्केट में चल सके, जिसकी वैल्यू, जिसकी ख्याति, जिसकी मतलब अगर मैं बात करूं, जिसके प्रमोशंस वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा होने लगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही कुछ करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को देने वाले हो, उसको एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट में और बहुत अच्छी वैल्यू के साथ, है ना, उसको वायबल करना है आपको, ताकि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, आपकी सर्विस मार्केट में जाएगी, आपका सोल्यूशन मार्केट में जाएगा, तभी तो लोग आपके बारे में जानेंगे ना, आपकी अजप्शंस क्या थी, आप कस्टमर्स को क्या देना चाहते थे। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में गया तो लोगों को पसंद आया, नहीं पसंद आया, वो बात की बात होती है। एटलीस्ट आपने मार्केट में उतरने का प्लान कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ही ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में एक वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस आ सके, और अगर वो सफल हुआ तो फिर उसके साथ आप प्रोडक्ट 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपका एक प्रोडक्ट सफल हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बनाओगे वो भी सफल हो जाएगा। बट ये जो पहली अचीवमेंट्स होगी, चाहे वो 1 फेलियर के बाद हो, या 2 फेलियर के बाद हो, या 3 फेलियर के बाद हो, है ना, जब भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर लोगे, उसको सफल बना लोगे, तो आप लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। जैसे इसरो की अगर मैं संस्थापना उसकी बात करूं कि भाई इसरो को जो बनाने वाले थे हमारे साइंटिस्ट, जब उसको शुरू किया गया था तो एटलीस्ट उनके पास इतने टूल्स, इतने इक्विपमेंट्स, इतनी सारी सर्विसेज उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग। एक फ़ोटो आपने भी देखी होगी जिसमें एक इंजीनियर एक साइकिल पे अपने रॉकेट को लेके वो जा रहा था, है ना। ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब हमने सफलतापूर्वक मंगलयान लॉन्च किया था। तो एटलीस्ट तुम इनिशियल स्टेज में, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ना सफल हो, दूसरा ना सफल हो, तीसरा ना सफल हो, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है आपके साथ। और ये भी हो सकता है कि आप पहले ही फर्स्ट टाइम में अपने माइंड के हिसाब से, या आपकी अजप्शंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस दिला दे। ये भी पॉसिबल होता है, क्योंकि एटलीस्ट बहुत बच्चों का ऐसा लक होता है, या ऐसी मेहनत होती है, या ऐसी किस्मत होती है कि भाई वो फर्स्ट टाइम में ही किसी अच्छी नौकरी में चले जाते हैं, या फिर वो कुछ उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो वो फर्स्ट टाइम ही ऐसा बिजनेस शुरू करें कि वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे और लंबे समय तक चल जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके जो अजप्शंस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, आप कस्टमर्स के प्रति कितने अच्छे हो, और कस्टमर्स को कितनी वैल्यू देने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, यहाँ पे सिर्फ इसको लॉन्च करने का मतलब ही ये है कि जब भी आप मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, तो इसमें ऑलरेडी आपकी बहुत कम कॉस्ट खर्च होनी चाहिए, और प्रोडक्ट बहुत अच्छी वैल्यू का, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि आपको कुछ रिजल्ट आए। अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक छोटा सा डिसीजन लिया है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूँगा।
ठीक है। अब मार्केट में ऑलरेडी आपने लॉन्च किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आपका लगा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने की नहीं है। एटलीस्ट आपने एक ट्रायल बेसिस पे एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट अपने अजम्पशंस के आधार पे जो भी बनाया है उसको मार्केट में लॉन्च किया है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि आप जब भी किसी स्टार्टअप को करते हो, जब भी किसी बिजनेस को करते हो, और एटलीस्ट वो बच्चे जो खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, खुद की सर्विस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, या खुद का कोई सॉल्यूशन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या किसी दूसरे कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो खुद का अपना माइंड क्रिएटेड से, उनके माइंड से जो भी क्रिएट होता है, जो भी उनकी एसेसमेंट्स होती है, जो भी उनके बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, उस बेस पे, उस आधार पे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है ना, या कोई सॉल्यूशंस मार्केट में लॉन्च करने वाले हो। क्योंकि उसमें उस बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, और नॉर्मली कोई भी बच्चा इतनी आसानी से इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई बच्चा इस स्टेज तक पहुंच जाता है तो डेफिनेटली वो बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस है नॉर्मल बच्चों से, बहुत हाई लेवल का बच्चा है, और वो उन सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा एडवांस है जो यहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं। बिजनेस के स्टेजेस पे बोल रहा हूँ मैं एजुकेशन की स्टेजेस पे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसने 10th पास आउट बहुत अच्छे नंबरों से की थी या 12th पास आउट बहुत अच्छे नंबरों से की थी। इसमें नंबरों का गेम नहीं होता, ये गेम होता है बच्चे की माइंड की क्रिएटिविटी का। वो उसका माइंड सोचता कैसे, उसका बंदा हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बट वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स होता है उनका। तो ये डिपेंड करता है, जिस बच्चे का माइंड क्रिएटिव होगा वही इस लेवल तक पहुंच पाएगा और वही कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई सॉल्यूशन मार्केट में लॉन्च कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा मेन पॉइंट्स है वो क्या होता है, फॉलोइंग सक्सेस पैरामीटर्स ऑफ मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है। अब इसके जो सक्सेस पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ये बता देंगे कि आपका मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट सफल है या सफल नहीं है, तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, थोड़ा सा उन पे भी ध्यान रखना है। इसको आपको फॉलो भी करना है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करनी है ताकि आपको समझ में आए। नंबर 1, पहला काम होना चाहिए वैल्यू टू द कस्टमर। जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी आपकी सर्विस हो, जो भी आपका सॉल्यूशन हो, उसमें कस्टमर के लिए वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब एक क्वांटिफाई वैल्यू, क्वांटिफाई जिसमें आप उसको मेजरेबल बेनिफिट्स दिखा सको। मेजरेबल मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने एवरेज देने वाली सबसे अच्छी बाइक कौन सी है? पैलेटिना। अगर मैं उसको क्वांटिफाई कर दूं कि जी ये जो बाइक है पैलेटिना, ये दूसरी बाइकों से 20% ज़्यादा एवरेज देती है। मतलब अगर एक एवरेज बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है तो पैलेटिना एक ऐसी बाइक है जो 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का आपको फायदा होगा 1 लीटर तेल में। समझ गए आप? तो यहाँ पे क्वांटिफाइबल कर दिया कि हर 1 लीटर जब भी मैं पेट्रोल डलाऊंगा 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, यानी कि आपकी सेविंग हो रही है। तो वैल्यू टू द कस्टमर, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, और वो जो वैल्यू हो वो क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी से उसको मेज़र किया जा सके, उसको देखा जा सके, उसको कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि मुझको ये फ़ायदा मिल रहा है। डेफिनेटली अगर उसको समझ में आ गया कि मुझको ये फ़ायदा मिल रहा है तो वो आपसे बेझिझक आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। बस उसकी समझ में आना चाहिए कि आप उसको क्या वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके सॉल्यूशन में वैल्यू क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। उसको समझ में आना चाहिए सामने वाले कस्टमर्स को कि मुझको क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात, आप बिल्कुल नए हो, आपका स्टार्टअप बिल्कुल नया है, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। ठीक है, आपकी कंपनी नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप मार्केट में अपना मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो बहुत लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कुछ यूज़र्स, कुछ बंदे आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू मिलने के बाद वो डेफिनेटली आपके ब्रांड्स के ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के ऊपर काम करना है कि कस्टमर्स को अगर वैल्यू मिली तो वो आपके साथ हो जाएगा, अगर उसको वैल्यू नहीं मिली
तो वो आपके साथ नहीं होगा। अब ये वैल्यू बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो आप। प्राइस में आप वैल्यू दे सकते हो, या आप किसी और चीज़ में उसको वैल्यू दे सकते हो। वो वैल्यू देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आता है, शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू क्या होती है, ये अगर मैं बात करूं, अगर इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है, जिन कस्टमर्स को भी आपने अपना प्रोडक्ट यूज़ कराया है, कंज्यूम कराया है, वो वर्ड ऑफ माउथ या तो आपके प्रोडक्ट को शेयर कर दे, बोल दे, उनको बता दे कि यार मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा मुझको फ़ायदा हुआ है, मेरा पैसा बचा है, मेरा टाइम बचा है, या यार मेरा जो है ना बहुत सारा वेस्टेज हो जाता था, पैसा, टाइम या कुछ और उसको फैसिलिटी मिली है, कुछ भी A to Z जो भी उसको तुमने वैल्यू दिखाई है अपने प्रोडक्ट में, जो भी वैल्यू है उसको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो शेयर भी होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर्स को वैल्यू देने वाला है, कस्टमर्स को फ़ायदा देने वाला है, तो आप भी चाहोगे कि भाई अब इसको थोड़ा सा शेयर भी करो और प्लस मुझे थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। अब पैसा आपके पास आएगा तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे ना। एटलीस्ट आप ये चाहोगे कि जब आपने कस्टमर्स के लिए इतनी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दी, इतने अच्छे सॉल्यूशंस दिया, इतने अच्छी फंक्शन फीचर्स अपने प्रोडक्ट में डाले, तो आप ये चाहोगे कि अब मुझको भी कुछ वैल्यू मिले, मुझको कुछ शेयर मिले, कि लोग बाग वर्ड ऑफ माउथ मेरी बड़ाई करें और मुझे पैसा दे मेरे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो दूसरा ये कि वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो। ठीक है, पैसा आएगा तो डेफिनेटली आपको धीरे 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 एक सक्सेस की सीढ़ी दिखाई देगी कि भाई चलो एटलीस्ट कुछ आना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अब इसको आगे बढ़ाऊंगा। और सबसे तीसरा जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वो होता है कस्टमर फीडबैक लूप। यानी कि जो कस्टमर्स आपके हैं, जो आपके मेन यूजर्स हैं, जिसने प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम किया है, उनकी फीडबैक की एक लूप बनाए। लूप मतलब आप उनसे पूछिए कि सर मेरे प्रोडक्ट में आपको क्या सबसे बेस्ट लगा, क्या एवरेज लगा और सबसे भद्दा क्या लगा। अब वो बंदे आपको बताएंगे कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ मुझको ये लगी, एवरेज की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें एवरेज लगी, और अगर मैं बेकार चीज़ की बात करूँ तो ये तो सर मुझको बिल्कुल पसंद आया नहीं, ये फंक्शन, ये फीचर, ये तो मेरी या तो समझ में नहीं आया, या सर ये मेरी किसी काम का नहीं है, ये बहुत बेकार है। ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन हो सकता है उनको पसंद ना आए, वो फीचर उनको पसंद ना आए, ये तो दूसरे बंदों से भी लो, एटलीस्ट 100-200 बंदों से आपको ये फीडबैक लेना है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आप कस्टमर्स को भी ये सेटिस्फाई कर सको कि सर ये फीचर आपके काम का तो नहीं है, बट ये फीचर इस बंदे के बहुत काम का है, ये बंदा देखो इस तरीके से यूज करते हैं, आपके उसमें अगर इस तरह का कोई काम हो तो आप इसको यूज करना, आपको बेनिफिट्स होगा। तो कोई भी फीचर हटाने से पहले या इम्प्रूव करने से पहले अच्छे से कस्टमर्स की फीडबैक लूप बनाए, और कस्टमर्स की फीडबैक में जहाँ पे भी आपको रेशियो दिखे कि भाई ये तो 90% जो कस्टमर्स है या 70% जो कस्टमर्स है इसको पसंद ही नहीं करते, तो उसको हटा दो। वो जो इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट्स कर दो, ये आपके हाथ में, ये फीडबैक से होगा और कोई सोर्स नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट पैसा कस्टमर देने वाला होता है और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस या सोल्यूशन होता है वो भी कस्टमर ही कंज्यूम करने वाला होता है। इस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है, तो अब जो आप कर रहे हो वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कस्टमर्स की चल रही है सब कुछ, सारी कस्टमर्स क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, यहाँ पे कस्टमर्स के लिए कर रहे हो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ना ही अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो। आपने अपनी कंपनी को साइड में रख दिया, कस्टमर को पहले उठा लाए और कस्टमर से सुना, समझा, उसको उससे पूछा कि जी क्या चाहिए आपको, और फिर उसी हिसाब से उसमें जितने की ज़रूरत हो उतना इम्प्रूवमेंट करो और कस्टमर को फिर फॉरवर्ड करो कि सर देखो। उससे क्या होता है ना, उससे कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस होता है आपके साथ बहुत बेस्ट हो जाता है। वो सोचता है कि यार कंपनी मतलब मैंने जो बोला उससे बेस्ट कर दिया और बहुत जल्दी कर दिया, इसका मतलब कंपनी एक्शन लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है जब तक आपका प्रोडक्ट फाइनली सफल नहीं हो जाता। तो ये 3 पैरामीटर्स थे, बहुत क्रिटिकल पैरामीटर थे, जो एक वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को एक फाइनल बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हैं। एक वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को एक फाइनल बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हैं। ये 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बेनिफिट ऑफ मिनिमम वायबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, मतलब आपको इसके फायदे क्या होंगे। अब थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि चलो आपने मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉलो किए और आपने यहाँ तक इन 3 स्टेप को फॉलो करके
कस्टमर्स तक फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचा भी दिया और इम्प्रूवमेंट्स भी शुरू कर दिया। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको फ़ायदा क्या होगा। इसमें पहला पॉइंट है फिजिबिलिटी चेक। मतलब जो एक होती है ना कि भाई आपको एक तो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सही करने लायक है, क्या सही नहीं करने लायक है, कितने इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और कितने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मिनिमम वायबल से फाइनल बिजनेस प्रोडक्ट बना सकते हो और आप कुछ और अच्छे इम्प्रूव करके उसको फाइनली बहुत अच्छे गेटअप में मार्केट में री लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। दूसरा बेनिफिट्स होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि अब इसमें जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मुझको पैसा लगाना कहाँ पे। एटलीस्ट जहाँ पे 90% कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हो ना, वहाँ पे आपको पैसा लगाना है। जहाँ पे 20% सेटिस्फाई हो वहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आपको बड़े मार्केट को कैप्चर करने, आप कोई 10-20 कस्टमर्स के लिए थोड़ा ही बिजनेस कर रहे हो। एटलीस्ट जहाँ पे 70 से लेके 90% तक का जो रेशियो हो ना इम्प्रूवमेंट्स का, उस रेशियो को आपको पकड़ना है और वहाँ पे ही अपनी कॉस्ट लगानी है। चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो, चाहे वो सोर्स अल्टरनेट सोर्स आपको हायर करना हो या अपने किसी काम को आउटसोर्स करना हो, वो जो भी करना है आपको यहाँ पे अपनी कॉस्ट को, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी इम्प्रूव करने का पता लग जाएगा कि कितनी करनी है और किस मेन पॉइंट पे करनी है। ठीक है। अब तीसरा जो वो आपको बेनिफिट्स होगा वो होगा फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। आप बहुत तेजी के साथ फास्ट काम कर पाओगे क्योंकि फीडबैक आपके पास है, एक पूरा का पूरा फीडबैक लूप आपके पास है, आपको हर एक पॉइंट्स का पता है। ठीक है। तो आप फटाफट उसको इम्प्रूव करके और तेजी के साथ अपना डिलीवरी कर पाओगे, अपनी सर्विस को दे पाओगे। और चौथा होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब ये जो फीडबैक का जो चक्र है ना, इसको हमेशा चलाते रहना, क्योंकि इसको बंद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है 6-7 महीने आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चले, है ना, क्योंकि अभी नया नया लॉन्च किया, आपने इम्प्रूवमेंट्स कर दिए, और ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसका आपको भी नहीं पता। आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे होंगे कंपनीज के, जब वो लॉन्च करते हैं तो बड़ी धूमधाम से लॉन्च करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है और बहुत अच्छे से उसका प्रमोशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम उस टाइम तो नहीं होती, एज इट इज़ उस टाइम कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जब आप लॉन्च करते हो, क्योंकि बहुत सारी सर्वे, बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी, आपने कस्टमर से फीडबैक लिया था, बहुत कुछ हुआ था। बट 7 महीने बाद या 8 महीने बाद अचानक कोई आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके प्रोडक्शन में, आपकी सेल्स टीम के अंदर या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिससे आपको का जो मेन पर्पस था कस्टमर्स को देने का, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगी, तो उस केस में आपको फीडबैक लूप कभी नहीं तोड़ना। क्योंकि फीडबैक लूप से आपको पता है क्या होगा कि चलो जी मेरी ये प्रॉब्लम्स है और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, मुझे सिर्फ सोल्यूशन बता दो आप कि इसके लिए मैं क्या करूँ। अगर आपको नहीं पता, आपकी टीम को नहीं पता, तो कस्टमर्स ही आपको सोल्यूशन भी बता देगा। तो इस फीडबैक लूप को कभी मत तोड़ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं आपको जब आप मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो और इन पैरामीटर्स पे करते हो, ये आपको फ़ायदा होगा। तो ये मेरी थी चैप्टर 23 का पार्ट 1 था। अब चैप्टर 23 का पार्ट 2 आपको मिलेगा, जिसमें प्रोसेस टू क्रिएट मिनिमम वायबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट, यानी कि बिजनेस प्रोडक्ट, कि भाई इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं और बना के मार्केट में लॉन्च करूं, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करूं मैं। तो अब इसका पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो 7 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको 1 to 1 बहुत ध्यान से समझना है, और ये मैं समझाऊंगा आपको पार्ट 2 के अंदर, चैप्टर 23 का पार्ट 2, जिसमें आप ध्यान से समझोगे कि एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स को का आपको ध्यान में रखना है और किन पैरामीटर्स पे या किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते उसको बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना,
और आज रात को ये सोचना, अगर आपने अभी भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की नहीं सोची, अगर आपने अभी भी आप अपना बिजनेस करने की नहीं सोच रहे और एटलीस्ट सिर्फ ख्यालों में ही सोचते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकली भी सोचें, नोट डाउन करें कि क्या आपकी अजम्पशंस हैं, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करने तक मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन है ये ऑलरेडी मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो आप यहीं ये जो वीडियो आपको मिल रही है इसके लिंक पे क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस स्टार्टिंग से लेके, है ना, और लास्ट तक समझाया गया है। जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट ना देने लगे तब तक की इसमें एजुकेशन है। ये एक प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन है जो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो बच्चे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ना कि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं। मैं एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाली कंपनी जिसके साथ आप काम करने वाले हो, जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हो, और जिसके साथ जाकर आप सपने देखते हो कि यहाँ इनके साथ मिलकर मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और बिजनेस करूँगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा। मैं बताता हूँ, ज़िंदगी में जब भी कभी आप कोई स्टार्टअप करो तो अपने कंधे पे करना, दूसरे का कंधा कभी भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी की पॉलिसी जो है ना, कब चेंज हो जाए, कब उसमें बदलाव हो जाए, कब वो कंपनी बंद हो जाए, ये आपको नहीं पता होता है। ऐसा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हुई है कि एटलीस्ट सपने तो बहुत बड़े बड़े कंपनी दिखाती है, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाती है, और एटलीस्ट कुछ बच्चे जाके उसको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में पता लगता है कि यार इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, और हम फिर क्या करते हैं, हम फिर गलतियाँ या दोष दूसरों को देने लगते हैं। तो दूसरों को दोष देने का कारण क्या था, वो उसके मेन जिम्मेदार आप खुद हो, ठीक है, और कोई नहीं है। किसी ने नहीं बोला था आपको कि भाई आप उस कंपनी के साथ जाके काम करो। सपने देखे वो आपने देखे, है ना, पूरे करने की जो आपने एजम्पशंस रखी थी अपने माइंड में, वो आपने रखी थी, किसी दूसरे ने डाली, है ना। उसको देखने के बाद आप वहाँ पे गए और वहाँ पे जैसा आपने चाहा था वैसा हुआ नहीं, तो फिर उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती आपकी है ना, उस कंपनी की नहीं है। तो अपने कंधे बंदूक चलाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, और क्या मुझे लॉस होगा, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, सब आपके साथ होगा। तो एटलीस्ट आप अपना खुद का अपने कंधे पे बंदूक चलाना, कि सपोज मान लो कोई कंधा हटा नहीं सकता उस केस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपका खुद का स्टार्टअप है, आपका खुद का बिजनेस है, तो उसमें तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सामने वाली में तो आप दूसरों को दोष दे देते हो, लेकिन यहाँ पे सारा दोष आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अचीवमेंट्स की साइड जाओगे, आप सक्सेस की साइड जाओगे, तो आप दुनिया में नाम कमाओगे, और अगर लॉसेस की साइड जाओगे, डिमोटिवेट रहोगे, नीचे की साइड जाओगे, तो भी दोष आपके ऊपर ही रहेगा। तो अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको दूसरों को दोष देना है, या दोष खुद लेके अचीवमेंट्स की साइड बढ़ना है, या फिर डाउन की साइड बढ़ना है, ये आपके हाथ में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब एंड करते हैं अपनी इस अच्छी वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, चैप्टर 13 के पार्ट 2 में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।